पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। और इस बात पर हमारे राजनीतिज्ञ भी बड़े गर्व करते हैं। बड़े बड़े नेता अपने देश की शान बढ़ाने के लिए अपने युवाओं की शक्ति का दंभ भरते हैं। आज हम युवाओं की बात करेंगे। हम युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन हमारे देश का भविष्य यानी हमारे युवा किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन समस्याओं पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। आज महत्वाकांक्षाएं इतनी तेज गति से बढ़ गई हैं कि हर एक व्यक्ति सफलता की ऊंची ऊंची सीढ़ियों को पार करते हुए चरमोत्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। हर कोई सफलता के नए नए पायदान और नए नए लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट और भी तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, विशेषकर इन प्रोफेशनल कोर्सेज में तनाव एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसका निदान दूर दूर तक नहीं दिखता है। हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, फला युवा, फला विद्यार्थी आत्महत्या कर लिया, फला लड़का या फला लड़की छत से कूद गए। आखिर क्यों? पढ़ाई का बोझ उन पर भारी पड़ गया क्या उन्होंने अपने जीवन में चुनी हुई चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को अक्षम पा लिया क्या? आखिर कारण क्या है? ये तनाव इतनी तेजी से बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या पाठ्यक्रमों का बोझ भारी है? क्या उनके सामने जो चुनौतियां उन्होंने चुन ली हैं अपने लिए, वो अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य की सीमा के पार जाकर के चुन ली हैं? आखिर व्यक्ति तनावग्रस्त क्यों होता है? वह अत्यधिक डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है। कुछ मोटी मोटी बातों को हम लोग कर लेते हैं और सुन लेते हैं और एक कोरा उपदेश दे देते हैं कि नहीं नहीं, तनाव अच्छी बात नहीं है, डिप्रेशन अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो डूबता है उसके बारे में हम समीक्षा कर सकते हैं कि फला व्यक्ति फला वजह से डूब गया या फला व्यक्ति फला वजह से तनावग्रस्त हो गया। लेकिन हम तनाव के बारे में बुनियादी तौर पर इन बच्चों को, विशेषकर उन बच्चों को जो अपने जीवन में कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कैसे तनाव से बचा सकते हैं? कहा गया कि जब हम कोई बड़ा कार्य करना शुरू करते हैं या कार्य करने का संकल्प लेते हैं, तो प्रारंभ में ही हमें अपनी क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। क्षमता के आकलन में दोष कहाँ उपस्थित हो जाता है? बहुत छोटे स्तर से आप देखते हैं कि कक्षा 9 में प्रवेश लेते ही कभी कभी तो अब की स्थिति ये है कि कक्षा 9 से पहले भी 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों को भी तय कर दिया जाता है। कौन तय करता है? गार्जियंस तय करते हैं, माता पिता तय कर लेते हैं कि नहीं, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। और 6 में पढ़ने वाले बच्चे को या 8 में पढ़ने वाले बच्चे को ये पहले से ही मन में भर देते हैं कि नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बच्चे की रुचि का तो सवाल ही नहीं हुआ। बच्चे की रुचि पर अगर प्रश्न भी किया जाता तो अभी जो 8 में पढ़ने वाला बच्चा है, जो अभी अपने जीवन का प्रारंभ कर रहा है, वह अपनी रुचियों के बारे में कितनी जानकारी रखता है? क्या वह पसंद कर पाता है कि हमारी ये रुचि है? तो उसकी दिल से निकली हुई रुचि तो बेहतर होती ही नहीं है। लेकिन माता पिता की रुचि होती है, गार्जियंस की रुचि होती है और अपने बच्चों के लिए निर्धारित कर देते हैं कि हाँ, तुम्हें फलां बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, या तुम्हें ये बनना है। अब बात आती है, क्या बच्चे की क्षमता है? क्या गार्जियंस ने, माता पिता ने बच्चे की क्षमता का सही आकलन किया? क्या बच्चे के बारे में माता पिता पूरी तरह से जान रहे हैं? बच्चे की रुचि कहाँ है इसकी जांच किए?
करवाए नहीं, उन्होंने तो अपनी इच्छा को बच्चों पर थोप दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें ये करना ही करना है। अब स्थिति ये होती है कि बच्चा उस तरह की प्रशिक्षण में गुजरने लगता है। अब उसे बायोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स और साइंस के अन्य विषय पढ़ने हैं, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है। अब ये देखा जा रहा है कि अगर उसका किसी भी परीक्षा में 99% 100% नहीं आता है तो माता पिता उसके ऊपर इस कदर बरस पड़ते हैं जैसे कि उनके लक्ष्य की पूर्ति होने में बाधा उपस्थित हो गई। क्या बात है! इस तरह से तो बच्चा पूरी तरह से पिंजड़े में कैद पक्षी की तरह से हो गया। न उसे खेलने की सुविधा हुई, न उसे कहीं आने जाने की सुविधा हुई, न उसके मन की कोई बात हुई। वह उस विषय को पढ़ने के लिए उसे थोप दिया गया जिस विषय में उसकी रुचि नहीं है, और कदाचित रुचि थोड़ी है भी तो केवल एक ही ढर्रे पर चलते चले जाने की बात तो बच्चा स्वीकार नहीं कर पाता है। अब परिणाम ये होता है कि जब तक वो उस प्रवेश के लायक बनता है, इंजीनियरिंग में प्रवेश की परीक्षा को देता है या इंजीनियरिंग में प्रवेश पा जाता है और मेडिकल में प्रवेश पा जाता है या अपनी इच्छा अनुसार जो भी विषय का क्षेत्र का उसने चयन किया हुआ होता है उस क्षेत्र में माना कि उसको सफलता मिल गई, अब वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी कॉलेज में प्रवेश ले लेता है। अब कोर्स की विशालता की बात आती है और उसमें पढ़ता है, सफल भी हो जाता है। बहुतेरे बच्चे सफल भी हो जाते हैं और सफलता के बावजूद वो तनाव के शिकार हो जाते हैं। क्यों शिकार हो जाते हैं? ये तो एक प्रक्रिया है जो आमतौर पर जनमानस कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं, गार्जियंस इस तरह की पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं। और चूंकि बाजार में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को पाने की होड़ मची हुई है और ये लग रहा है कि अब अगर हमारा बच्चा आईएएस नहीं बना या डीएम नहीं बना या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के लेवल, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक नहीं पहुंचा तो हमारी जिंदगी व्यर्थ हो गई। तमाम एस्पिरेशंस, तमाम महत्वाकांक्षाएं, तमाम व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं, अगर वह अपने द्वारा उसे पूरा नहीं कर लिया हुआ होता है तो वह अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहता है। अपने सपनों को अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहता है। एक गलती तो यही हो जाती है। मान लीजिए इन सारी बातों को समेट करके आप स्वीकार भी कर लेते हैं तो बात कहाँ आ जाती है? शिक्षण और प्रशिक्षण की पद्धति में आ जाती है। देखिए, किसी विषय का अध्ययन करना करवाना, उसकी ट्रेनिंग देना, उसके बारे में मास्टरी हासिल करना करवाना एक बात है, लेकिन कभी उसके व्यक्तित्व की भी तो जांच होनी चाहिए। किसी विषय में विशेषज्ञ होना ही व्यक्तित्व के सारे पहलुओं का अध्ययन नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई हिस्से होते हैं। उसका एक सामाजिक पहलू होता है, उसका एक मानसिक पहलू होता है, उसकी एक शारीरिक अवस्था होती है, उसकी एक बौद्धिक क्षमता होती है और उसका एक सुकून वाला पक्ष होता है, उसका मनोरंजन वाला भी एक पक्ष होता है। ये सारे पक्ष हैं और उसकी भावनात्मक स्थिति भी होती है। व्यक्तित्व के ये सारे आयाम हैं और व्यक्तित्व के आयाम में केवल एक ही आयाम पर बलपूर्वक प्रयास करना वही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। माना कि बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज है, लेकिन उसकी कुछ भावनात्मक स्थितियां भी तो होती हैं। उसके मनोरंजन के कुछ साधन भी तो मुहैया किए जाने चाहिए। उसे भी तो थोड़ा आनंद लेने का और रिक्रिएशन करने का थोड़ा समय देना चाहिए या उसे समय मिलना चाहिए। तो जब आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि इस अवस्था में जब खेलने कूदने मौज मस्ती करने का समय होता है वो बच्चे इस कदर 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई में लीन होते हैं। तो पढ़ाई में 18 घंटे तक लीन होने की वजह से एक उपलब्धि तो उन्हें मिलती है कि उनके मनचाहे विषय में प्रवेश मिल जाता है, मनचाहे कोर्स में वो दाखिला पा जाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के केवल एक ही पहलू का विकास होता है। उनकी भावनात्मक स्थितियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं। चुनौतियों को झेलने की उनकी क्षमता पर कभी चिंता ही किसी को नहीं है। बड़े बड़े टारगेट दे दिए गए और उसको अचीव करने के लिए उनको
प्रेस कर दिया गया, उनको दबाव दे दिया गया कि नहीं, तुमको ये टारगेट पूरा करना ही है। तो अगर उनके साइंस और विज्ञान से संबंधित बातें हैं तो ठीक है, उसमें वो अभ्यस्त हो गए हैं और चुनौतियों को, अपने विषय की चुनौतियों को वो झेल लेते हैं। कभी कभी नहीं भी झेल पाते हैं, तो जब नहीं झेल पाते हैं तो उनकी स्थिति बड़ी बदतर हो जाती है। लेकिन उनके सामने जब जीवन में प्रवेश करने की बात आती है तब बड़ी समस्या आ जाती है। और वो समस्या क्या होती है कि बड़े बड़े सपने तो देख लिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कंपटीशन में बड़े अच्छे रैंक से उन्हें पास होना जरूरी होता है। अब उसमें उनकी सफलता अगर संदिग्ध दिखती है तो बस इतने मात्र से उनकी चिंता का कोई पारामार नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि उन्होंने जीवन से संबंधित चुनौतियों को झेलना अभी तक सीखा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में भावनात्मक स्तर पर अपने व्यक्तित्व को प्रशिक्षित किया ही नहीं। रिश्ते, नाते, भाई, बंधु, समाज, व्यवस्था, रीति रिवाज इत्यादि से इन्हें इस कदर दूर कर दिया गया कि ये बच्चे पूरी तरह से एकांगी हो गए। इनका एकांगी विकास हो रहा है और इस एकांगी विकास होने की वजह से उनके जीवन में जो सर्वोत्तम प्रतीत होता है बस वही कि कैसे एक बड़े पद को पा लिया जाए, कैसे ढेर सारा धन कमाने की व्यवस्था कर ली जाए, कैसे अपने जीवन में सुख सुविधा और विलासिता के साधन जुटाने के तौर तरीके सीख लिए जाएं, जीवन को कैसे जिया जाए, आनंद को कैसे पाया जाए, सुख की अनुभूति कैसे हो, परिवार में समरसता कैसे हो, इन सब चीज़ों का न उन्हें कभी प्रशिक्षण दिया जाता है न कभी उन्हें ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों, एक बात बड़े अनिवार्य तौर पर हम सबको समझ लेना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व में कम से कम 4 स्थितियां होती हैं। अगर हम केवल अपने बॉडी को ध्यान में रखेंगे, अपने शरीर सौष्ठव की बात करेंगे तो वह आवश्यक है, लेकिन उतने मात्र से ही हमारी बात बनेगी नहीं। हम बड़े अच्छे शरीर सौष्ठव के मालिक हो जाएंगे। हमारा शरीर बेहतर होना चाहिए, हमारे मन में भी बहुत संतुलन होना चाहिए। अगर हम मानसिक संतुलन का प्रशिक्षण लेते हैं तो गौर करिए, कौन सा विद्यालय है, कौन सी शिक्षण संस्था है, कौन से ऐसे प्रबंधकीय संकाय हैं जहां पर व्यक्ति के मानसिक संतुलन की ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर दी भी जाती है तो उसमें कितने रुचि से दी जाती है, और अगर रुचि से दी जाती है तो बच्चे कितनी रुचि से मानसिक प्रशिक्षण का अभ्यास करते हैं, मानसिक प्रशिक्षण लेते हैं। ध्यान रहे, मानसिक प्रशिक्षण से एकदम एक्यूमुलेटिव तरीके से, जैसे हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं, जैसे रीजनिंग करते हैं, जैसे मैथमेटिकल पोर्शन को टैकल करते हैं, ये तो ठीक है, माइंड लेवल को बहुत ही शार्प करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। लेकिन मानसिक प्रशिक्षण से मेरा तात्पर्य ये है कि मन को रिक्रिएशन का, मन को थोड़ा सुकून पाने का, मन को समस्याओं को झेलने का तरीका सिखाने का प्रशिक्षण हमें लेना चाहिए। अगर हम ये दोनों करते हैं तो मन और शरीर दोनों स्थितियों में हम अपने आप को थोड़ा पुष्ट करते हैं, मजबूत बनते हैं। और ये मजबूती आवश्यक है, शरीर से पुष्ट होना और मन से पुष्ट होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी 2 स्तंभ तैयार हुए हैं, शरीर से पुष्टि 1 स्तंभ, मन से पुष्टि दूसरा स्तंभ, भावना से पुष्टि। हम भावनात्मक नियंत्रण कितना कर पाते हैं, और भावनात्मक नियंत्रण करने का विद्यालय कहाँ है? भावनात्मक नियंत्रण करने का विद्यालय तो समाज में है, हमारे परिवार में है। और अगर हम अपने परिवार में रिश्ते नाते के महत्व को देखते हैं, दिखाते हैं, तो वो बच्चे भी इन रिश्तों की अहमियत को महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। सहयोग, सद्भावना, समरूपता, समरसता, इन सब चीज़ों का महत्व वो समझते हैं। बड़े क्षोभ के साथ मुझे कहना है एक बात
कि अभी 20 साल 25 साल पहले तक मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तमाम कुछ साहित्य के भी विषय होते थे, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के भी विषय होते थे जो उन्हें पढ़ाया जाता था और इस तरह से थोड़ा सा भावनात्मक स्थितियों को दर्शाया जाता था। दोस्तों, आपको मालूम है कि भावनात्मक दर्शन और भावनात्मक निदर्शन के लिए सबसे अच्छा स्रोत कहाँ है? साहित्य में है, काव्य में है, रस में है, कला में है, मंच पर है, गीत और संगीत में है। लेकिन जानते हैं आप कि इन सब चीज़ों से हमारी भावनात्मक पुष्टता बनती तो है, लेकिन अफसोस कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, तमाम बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस में इन सब चीज़ों पर कितना महत्व दिया जाता है। गीत संगीत के साधन दिए जाते हैं। कैसे? बड़े अच्छे गायक को कॉलेज में एक दिन बुला करके मनोरंजन के साधन के रूप में हाँ हो हल्ला मचा दिया गया। क्या इससे भावनात्मक पुष्टि होगी? नहीं। गीत संगीत में रुचि लेना, आपने एक बड़ा प्यारा सा श्लोक पहले का पढ़ा होगा कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। कि जहाँ साहित्य संगीत और कला इन तीनों से जो विहीन है, जिसे साहित्य में रुचि नहीं है, जिसे कला से कोई प्रेम नहीं है, जिसे संगीत से कोई लगाव नहीं है, ऐसे लोग तो पशु के समान हैं। सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, तो बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। गौर करिए कि क्या हम साहित्य के प्रेमी बन रहे हैं? हमसे तात्पर्य क्या है कि वो मेडिकल एस्पिरेंट्स, वो जो हाई क्वालिटी में प्रवेश पाने वाले, जो हाई क्वालिटी को अचीव करने वाले, हाई पोजीशन को जो अचीव करने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में लगे हुए एस्पिरेंट्स कितने साहित्य के प्रेमी हैं, या साहित्य के प्रेम का कितना स्वरूप उन्हें प्रदर्शित कराया जाता है। संगीत में उनकी कितनी रुचि है और कला में वे कितने निपुण हैं। क्या साहित्य, संगीत और कला का शिक्षण और प्रशिक्षण इन विद्यार्थियों को दिया जाता है? परिणाम ये हुआ कि भावनात्मक रूप से उनमें शिक्षण और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। तो तीसरा स्तर है, तीसरा स्तंभ है व्यक्तित्व का तीसरा स्तंभ, वो है भावनात्मक स्तर को मजबूत करना। और चौथा स्तंभ है आत्मा की शक्ति को महसूस करना। हम सुख और आनंद की तलाश करते हैं और हमें हमेशा इस बात की जानकारी लेते रहना चाहिए, अनुभव करते रहना चाहिए कि हम आखिर ये सारी उपलब्धियां क्यों पाना चाहते हैं। आनंद के लिए, सुख के लिए, संतोष के लिए तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये प्रश्न हमें करना चाहिए। हमें उन विद्यार्थियों को ये प्रश्न सिखाना चाहिए और इन प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर पाने का तरीका उन्हें ढूंढना चाहिए। अगर इस तरह से हम 4 स्तर पर बच्चों के लिए काम करें, 4 स्तर पर बच्चे काम करना अगर सीखें तो निश्चित ही शरीर से मजबूत होंगे, मन से मजबूत होंगे, भावना के धनी होंगे, भावनात्मक नियंत्रण करेंगे और आत्मिक तौर पर उन्हें शांति प्राप्त होगी, सुकून प्राप्त होगा। अगर इन 4 तरीकों से हम बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे तो निश्चित ही वो तनाव रूपी समस्या का सामना बड़ी आसानी से कर सकेंगे। जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना वे बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने युवाओं को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का एक माहौल पैदा करते हैं और तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे। वाकई युवा भविष्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन भविष्य कैसा होता है युवाओं की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति को देख करके अंदाज लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि अगर हम अपने देश के युवाओं को इस देश का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे युवा पूरी तरह से सुगठित हों, सुरक्षित हों, संरक्षित हों, संवर्धित हों। इसके लिए हमें फिर उस बात को दोहराना है कि 4 स्तर पर हम अपने युवाओं को मजबूत करें और तनाव, नकारात्मकता, अवसाद जैसी समस्याओं को हम उनके पास आने न दें। धन्यवाद।